हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू साइंस स्पेशल बैच। आप सभी का साइंस स्पेशल के इस बैच में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आ जाइए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज यानी कि हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। क्या आपका मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम जिसमें मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा दिया था, जंतु जगत का वर्गीकरण। यानी कि सबसे पहले मैंने बताया क्लासिफिकेशन हुआ कैसे था, किसने किया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, 3 किंगडम किसने दिया, 4 किंगडम किसने दिया, 5 किंगडम किसने दिया। उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि जो एनिमल किंगडम होता है उसका मतलब होता है एनिमल्स को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। यानी कि इस धरती पर जितने भी सारे एनिमल्स हैं उनको हमने कितने फाइलम में डिवाइड कर दिया था। लास्ट क्लास का याद है ना, मैंने कहा था उनको हमने 11 फाइलम्स में डिवाइड कर दिया था, 11 संघों में विभाजित कर दिया था, 11 संघ बना दिए। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपस में मैच नहीं करते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो समुद्र के पानी में जिंदा रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो धरती पे जिंदा रहते हैं, है ना। तो हम सारे एनिमल्स को एक साथ नहीं रख सकते, तो इन एनिमल्स को हमने अलग अलग 11 फाइलम्स में डिवाइड कर दिया। अब 11 फाइलम के नाम तो मैंने लास्ट क्लास में आपको नोट डाउन करवा दिए हैं, याद होंगे शायद। पोरीफेरा है ना, याद है। निडीरिया फाइलम, अगर नहीं याद है तो जिस तरीके से मैंने 11 फाइलम के नाम आपको याद करवाए थे वो आपको याद करने हैं। अब हमें एक एक करके इन फाइलम्स को डिटेल्स में पढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से या तो पूछेगा कौन सा एग्जाम्पल किस फाइलम में है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कॉकरोच कहाँ आता है, केंचुआ कहाँ आता है, मधुमक्खी कहाँ आती है, तितली कहाँ आती है ना, मोलस्का में कौन रखा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। या आपसे उनके लक्षणों के बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछेगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला 1 नंबर पे फाइलम हम लिखेंगे पोरीफेरा फाइलम। नंबर 1 पे 3-3 करके पढ़ लेंगे, 3-4 क्लास में खत्म हो जाएगा। नंबर 1 पे लिखेंगे पोरीफेरा फाइलम। लास्ट क्लास में बताया था कि 1 नंबर पे सबसे पहला जो फाइलम आता है एनिमल किंगडम का, उसको हमने पोरीफेरा कहा। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, सबसे पहले तो ये सबसे प्रिमिटिव फाइलम है। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, यानी कि ये सबसे पुराना, ओल्डेस्ट फाइलम है। 1 नंबर पे है तो सबसे पुराना ही होगा। और इसमें जो एनिमल्स आएंगे, देखो यहाँ पे सारे एनिमल्स से, प्लांट की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, हम जंतु जगत पढ़ रहे हैं। तो जो भी मैं एग्जांपल्स लिखवाऊंगी वो सारे एनिमल्स के ही एग्जांपल्स होंगे। भले आपको कुछ एनिमल्स दिखने में प्लांट जैसे लगेंगे लेकिन वो प्लांट नहीं है। तो बच्चा, सबसे पुराने जो एनिमल्स हैं जिनका बहुत ही कम विकास हो पाया था, जिनके शरीर की ग्रोथ ना के बराबर हुई थी, जो प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स हैं, तो उसको हमने पोरीफेरा फाइलम में रख दिया। तो आपसे पूछ ले सबसे पुराना फाइलम कौन सा है, सबसे प्राचीन संघ कौन सा है, प्रिमिटिव फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, आपका आंसर होगा पोरीफेरा, क्योंकि 1 नंबर पे लिखा है हमने। अब पोरीफेरा का मतलब क्या होता है? पोरी का मतलब होता है पोर्स, यानी कि जिनके शरीर के ऊपर पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स का मतलब होता है छिद्र, छेद, ऐसे छेद पाए जाएं जिनके शरीर के ऊपर ऐसे पोर्स प्रेजेंट हो। और फेरा का मतलब होता है बियरिंग, फेरा का मतलब होता है बियरिंग। तो आप लिखोगे ये एनिमल्स क्या होते हैं, ये पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं, यानी कि इनके शरीर के ऊपर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। ये छिद्रित शरीर वाले जानवर होते हैं। पहला पॉइंट तो यही आ गया। इनका शरीर कैसा होता है, छिद्रित होता है, यानी कि इनके शरीर पर छोटे 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 क्या रहते हैं, पोर्स रहते हैं, छेद रहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि पोर बियरिंग एनिमल्स हमने कहां रख दिए, तो हमने पोरीफेरा फाइलम में रख दिया। ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का फाइलम है, सबसे प्राचीन प्रकार का फाइलम है। अब बच्चों, ये एनिमल्स रहते कहां हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। दीज आर एक्वाटिक एनिमल्स। और एक्वाटिक एनिमल्स का मतलब क्या हो गया, ये जलीय जानवर होते हैं, या लिख दो ये जलीय जंतु होते हैं या जलीय जानवर होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पानी में रहते हैं। ये धरती पर अगर आपने इनको पटक दिया ये मर जाएंगे, ये मर जाएंगे अगर आपने इनको धरती पे लाके पटक दिया तो। अब पानी तो बहुत बहुत टाइप का होता है मैम, एक होता है नॉर्मल वाटर और एक होता है समुद्र का पानी जिसको हम खारा पानी कहते हैं।
जिसको हम सलाइन वाटर कहते हैं। तो बच्चा ये जो एनिमल्स होते हैं ना, याद रखिएगा, ये मोस्टली पाए जाते हैं मरीन वाटर में। मरीन वाटर का मतलब होता है समुद्री पानी में, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे ये आपको। ये आप अगर झील में देखोगे, नदी में देखोगे तो आपको ये नहीं मिलने वाले हैं। ये आपको सिर्फ कहां पे मिलेंगे? सलाइन वाटर में। सलाइन वाटर का मतलब होता है हल्का सा नमकीन खारा पानी, समुद्री पानी। समुद्र का पानी पिया है ना, कैसा लगता है? खारा लगता है ना। तो ये खारे पानी में पाए जाते हैं, ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक यानी कि जलीय पानी में रहने वाले जंतु होते हैं। और कौन से पानी में? फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे ये। अगर आपको झील में, नदी में देखना चाहते हो तो वहां पे आपको नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ आपको समुद्र के किनारों पे या फिर समुद्री पानी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपको बताना है कि ये जो एनिमल्स होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है? इनमें गति नहीं होती है, यानी कि स्टेबल होते हैं, गति नहीं होती है, एक जगह लगे हुए होते हैं। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि दीज आर सेसाइल। सेसाइल का मतलब होता है बच्चा जिसमें गति नहीं होती, स्टेबल होते हैं। पता है कैसे होते हैं? ऐसे एक चट्टान होगी और इस चट्टान से ऐसे लगे होंगे, तो ये रॉक के साथ, समुद्र के अंदर जो रॉक्स होती है ना, चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों से चिपके हुए होते हैं। तो लिख देना कि ये चट्टानों से चिपके हुए होते हैं, चट्टानों से लगे हुए होते हैं या चट्टानों से चिपके हुए होते हैं। और ये इमूवेबल या नॉन मोटाइल या सेसाइल होते हैं। इमूवेबल का मतलब हो गया, या आपसे पूछ ले कि कौन से फाइलम के एनिमल्स हैं जिनके अंदर मूवमेंट नहीं होता है, तो आप क्या बताओगे बच्चा? वो फाइलम होता है पोरीफेरा फाइलम। ये स्टेबल होते हैं, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। आप जानते हैं एनिमल्स मूव कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे होते हैं कि इनमें किसी भी टाइप का कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो सबसे पुराना फाइलम यही है। इन फाइलम के जीव जंतुओं के शरीर पर पोर्स होंगे, छेद होंगे, और ये पानी में रहते हैं। कैसे पानी में? तो खारे पानी में। ये ससाइल्स होते हैं। ससाइल्स का मतलब होता है बच्चा ये स्टेबल होते हैं, ये चट्टानों से लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट जब बात करते हो इनके बारे में तो आप बताओगे इनका जो बॉडी का लेवल है, इनके जो शरीर का लेवल है, बॉडी लेवल का मतलब है शरीर स्तरीय, यानी कि इनके शरीर में क्या क्या बन चुका है। तो याद रखना इनका बॉडी लेवल है सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल का मतलब है इनमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स बनी हैं। इनके शरीर का जो स्तर है वो कोशिकीय स्तर है। कोशिकीय स्तर का मतलब है कि इनमें सिर्फ सेल्स बनी हैं। आप जानते हैं ना कोई भी लिविंग कैसे बनता है? पहले उसमें सेल बनती हैं, फिर उसमें टिश्यू, उत्तक बनते हैं, है ना, और टिश्यू से जुड़कर बहुत सारे ऑर्गन्स, अंग फॉर्म होते हैं। ऑर्गन से पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, है ना, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इनको हम बोलते हैं अंग तंत्र। और अंग तंत्र से कोई भी लिविंग बॉडी बनती है। अब बच्चों साइंस कहती है लिविंग है जिसके अंदर सेल है, तो ये लिविंग तो है और ये एनिमल है। कैसा लिविंग है? ये जंतु है, लेकिन इसके शरीर में सिर्फ और सिर्फ क्या बनी है? सेल बनी है, यानी कि इसमें टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी ये नहीं पाया जाएगा। इसके बॉडी का लेवल कैसा है? सेल्यूलर लेवल है, सेल्यूलर लेवल है, सिर्फ सेल्स बनी है। और ये सेल्स बहुत सारी हैं, तो हम कह सकते हैं कि सेल्स का लेवल कैसा है? मल्टी सेल्यूलर लेवल है। मल्टी सेल्यूलर लेवल यानी कि बहुकोशिकीय स्तर है। कोशिकाएं बहुत सारी होंगी, लेकिन बच्चा उन कोशिकाओं से टिश्यू नहीं बने हैं अभी तक। बहुकोशिकीय स्तर है, सेल्यूलर लेवल है, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स में अगर आपसे पूछ ले क्या टिश्यू होते हैं, क्या इनमें उत्तक पाए जाते हैं, आपको कहना है नो। आगे लिख दो क्रॉस। ना ही इनमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं। क्या इनमें अंग बन गए हैं? क्या अभी इनका हाथ, कान, नाक, पैर, गला बन गया? नहीं बना, टिश्यू नहीं बना। क्या इनमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होगा? जैसे आपसे पूछ ले क्या इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अगर आपसे पूछ ले तो लिख दो नीचे, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। पाचन तंत्र भी नहीं पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, आप कहोगे नहीं पाया जाता।
भाई इसमें टिश्यू ही नहीं बने, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन लेवल बनता है, तो ये नीचे की सारी स्ट्रक्चर क्या होगी, एब्सेंट होगी। भाई एक लाइन में लिख दिया हमने, इनका बॉडी लेवल है ही कैसा, सेल्यूलर लेवल है, सेल्यूलर लेवल है ना। अब आप कहोगे मैम ये खाना कहां से लेते हैं, कि मैम ये फूड कहां से लेते हैं, तो बच्चों इनके बॉडी पर मैंने कहा इस तरीके से बहुत सारे पोर्स होते हैं, और पता है इन पोर्स को क्या बोलते हैं, इन छेद को कहते हैं ऑस्टिया, इन छेद को हम ऑस्टिया कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि एनिमल किंगडम के उस फाइलम का नाम बताओ जिसमें ऑस्टिया प्रेजेंट होती हैं, ऑस्टिया का मतलब होता है ऐसे छेद पाए जाते हैं। तो इसी छेद से पानी अंदर आया और पानी में जो भी मिनरल्स हैं उनसे ये अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, उसी से ये न्यूट्रिशन की कमी पूरी कर लेते हैं, और फिर यहीं से पानी वगैरह वापस बाहर चला जाता है। तो इनके बॉडी पे इस तरीके से छेद पाए जाते हैं, और इन्हीं छेद को आप ऑस्टिया कहते हो। और इन्हीं ऑस्टिया से समुद्र में तो है ही, समुद्र के पानी में बहुत सारे मिनरल्स होंगे, तो उन्हीं मिनरल से अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, और फिर जो भी चीज इनके बॉडी में कोई ज्यादा बन गई, कोई हार्मफुल बन गई, तो वो इसी ऑस्टिया से वापस बाहर की तरफ भी फेंक देते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, ये दिखने में प्लांट जैसे होंगे भले ही, कि समुद्र के अंदर कोई प्लांट है, वो प्लांट नहीं है, वो एनिमल है, लेकिन बच्चों इनके अंदर ये सारी स्ट्रक्चर्स अभी नहीं बन पाई हैं। अब मैम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि उस फाइलम का नाम बताओ जो सबसे पुराना है, जिसके एनिमल सिर्फ और सिर्फ समुद्री पानी में रह सकते हैं, जिसके बॉडी पे बड़े बड़े छेद पाए जाते हैं, उन छेद को ऑस्टिया कहते हैं, जिनका बॉडी का लेवल अभी सेलुलर लेवल ही है, और जो मूव नहीं कर सकते, जिनमें गति नहीं हो सकती। तो आपको आंसर देना है, ये कौन से फाइलम की बात हो रही है, ये पोरीफेरा फाइलम की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है, ये पोरीफेरा फाइलम की बात हो रही है। एग्जाम्पल्स आर मेन, याद रखना, ये एग्जाम्पल से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एग्जाम्पल लिख लो, साइकॉन्स, साइकॉन्स हिंदी में सेम नाम है बच्चा, हिंदी में साइकन बोलेंगे। दूसरा लिखो स्पंज, स्पंज देखा है, स्पंज जानते हो क्या होता है, देखते हैं ना हम स्पंज पानी में डालते हैं तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, फिर निचोड़ते हो तो पानी निकल जाता है। तो स्पंज हो गया, स्पॉन्जिला हो गया, ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं बच्चा। स्पॉन्जिला हो गया, यू स्पॉन्जिला हो गया, यू स्पॉन्जिला हो गया, साथ में लिखो यूप्लेक्टेला, अम्ब्रेला जैसा होता है वो, यूप्लेक्टेला। हिंदी में कोई नाम नहीं है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों ये मत समझना कि मैं यहां पर आपको हिंदी में लिखने वाली हूं। एक और लिख लो, बाथ स्पंज, हम जिस स्पंज से नहाते हैं उसके जैसा जानवर भी होता है, लेकिन वो समुद्र में होता है तो हमने नहीं देखा होता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में देख लो बच्चा क्या क्या आता है, यूस्पॉन्जिला, और दूसरा आता है साइकन। कौन से फाइलम के एग्जाम्पल्स होते हैं, तो आपको बताना है साइकन्स और यूस्पॉन्जिला कहां पे, एक यूप्लेक्टेला भी याद रखना है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे के सारे देखो कैसे होते हैं। ये फोटो दिख रही है ना, ऐसे होते हैं। चलो देखो, ये साइकन ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, साइकल्स ऐसे होते हैं, देख लीजिए आप, ये दिख रहे हैं, इनके बॉडी पे छेद दिख रहे हैं ना, ये एक बड़ा सा छेद होगा, इसको ऑस्टिया कहेंगे। देखो एक यहां है बड़ा सा छेद, एक यहां है बड़ा सा छेद, बाकी छोटे छोटे पोर्स तो अनगिनत हैं, बहुत सारे हैं। अब ये दिखने में आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो एक प्लांट जैसा दिख रहा है, लेकिन ये प्लांट नहीं है, इट इज ए एनिमल, ये एक जानवर है। तो ये साइकन्स कहां रखे गए हैं, साइकन आप बताओगे पोरीफेरा फाइलम में। यूस्पॉन्जिया, मैंने कहा था ना यूस्पॉन्जिया, ये भी देखो स्पंज जैसा होता है, ये नीचे चट्टान है इससे लगे हुए हैं, नीचे चट्टान है इससे लगा हुआ है। और तीसरा हो गया स्पॉन्जिला, 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 यूस्पॉन्जिया, साइकन, और साथ में आप बताओगे बच्चा यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला अम्ब्रेला जैसा होता है, छाते जैसा होता है, बास्केट जैसा होता है, तो इसका नाम यूप्लेक्टेला पड़ा है। ये सारे एग्जाम्पल आते हैं पोरीफेरा फाइलम में।
ठीक है, किस में आते हैं? पोरीफेरा फाइलम में आते हैं। बता दोगे? तो पहला फाइलम पढ़ लिया। अब बताओ ये सबसे प्रिमिटिव फाइलम क्यों हुआ? क्योंकि इसमें ऑर्गन्स, टिश्यूज कुछ भी बनना शुरू नहीं हुआ। तो पुराना फाइलम हो गया, ये प्रिमिटिव फाइलम हो गया। अब इसके जीव जंतु इतने ज्यादा विकसित नहीं हुए हैं, इनको पता ही नहीं है कि धरती पर भी जाके रह सकते हैं एनिमल्स, इसलिए बेचारे पानी में पड़े हैं। और कहां पे? कौन से पानी में? समुद्री पानी में पड़े हैं अभी तक। राइट? मैं तीन तीन करके पढ़ाऊंगी तो आपको नाम, मुझे पता है आपको थोड़े से ये नाम टफ लग रहे होंगे सुनने में, लेकिन आप जब इस चैप्टर के नोट्स बनाओगे, इसलिए तो मैं हर क्लास में, चाहे छोटी छोटी क्लास लूं, तीन तीन एग्जाम्पल पढ़ाऊंगी। जैसे आज हम पोरीफेरा और निडीरिया और टीनोफोरा 3 फाइलम करेंगे, 3 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर 3 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ऐसे करके पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको याद हो जाएगा। और ये नाम थोड़े से ना नोट डाउन कर लो, आप नोट्स बना लो इसके, तो आपको याद हो जाएंगे। राइट? चलो, अब 2 नंबर पे जो फाइलम आएगा दैट इज निडीरिया फाइलम। मैंने कहा था इसी सीरीज में याद करने हैं नाम। 2 नंबर पे आएगा निडीरिया फाइलम। निडीरिया या सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। अब देखो इंग्लिश में सी से लिखा जाता है और जो प्रोनाउंस करते हैं तो एन से, इसी को सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। निडीरिया या सिलेंट्रेटा फाइलम भी कहते हैं इसको। राइट? अब निडीरिया फाइलम है, इसका नाम निडीरिया क्यों पड़ा? जैसे पोरीफेरा था, उसका नाम पोरीफेरा क्यों पड़ा? पोर बियरिंग एनिमल्स थे वहां पे ऐसे जंतु थे जिनके शरीर पे पोर्स थे, छेद थे, इसलिए हमने उस फाइलम को पोरीफेरा कह दिया। ये जो फाइलम के नाम है ना, ये अपने आप में कुछ ना कुछ बातें बताते हैं आपको कि भाई मेरा नाम ऐसा क्यों रखा गया है ना। तो इनके जो लक्षण है ना, इन्हीं के आधार पर इनका नाम रखा गया है। हो गया? चलो, ग्रीन एल्गीज यहां नहीं आएंगे। ग्रीन एल्गीज तो प्लांट में आते हैं, ग्रीन एल्गीज को प्लांट में रखा जाता है। चलो, निडीरिया फाइलम को हम निडीरिया फाइलम क्यों कहते हैं वो सुनो। ये जो फाइलम होते हैं ना, इसके जीव जंतुओं में नीडोब्लास्ट नाम की सेल्स होती हैं। क्या? नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो नीडोब्लास्ट सेल्स होती है ना बच्चों, ये जहरीली होती हैं। अगर आपने उनको हाथ लगा दिया ना, तो ये अपनी इन सेल से एक टॉक्सिन रिलीज करती हैं। और वो कैसा होता है? वो टॉक्सिन जहरीला होता है। वो आपके हाथ पे लग गया तो आपको खुजली, ईचिंग वीचिंग कर देगा। इसीलिए इनको हमने निडीरिया फाइलम में रखा। तो आपसे पूछेगा उस फाइलम का नाम बताओ जिसके जीव जंतुओं में नीडोब्लास्ट नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो जहर जैसा लिक्विड निकालती हैं, और जो अगर आपके हाथ वाथ पे लग गया तो आपको खुजली बुजली हो जाएगी। इन्फेक्शियस होता है, ये संक्रामक होता है। अब जहर का मतलब जो प्रॉपर जहर होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। जहर का मतलब टॉक्सिन है ना, मतलब हल्का सा आपकी स्किन पे ऐसे इचिंग कर देगा, आपकी स्किन खराब कर देगा, चमड़ी सी आपकी उधड़ने लग जाएगी। तो इनमें कौन सी सेल्स होती हैं? इनमें नीडोब्लास्ट नाम की सेल्स होती हैं। नेक्स्ट, ये एनिमल्स भी कहाँ रहते हैं? ये भी एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब होता है ये जलीय होते हैं, ये भी जलीय जंतु होते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इससे पहले जो पढ़ा था वो कैसे पानी में, वो समुद्र के पानी में, खारे पानी में रह रहे थे। लेकिन इनको चाहिए फ्रेश वाटर। ये समुद्री पानी में नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। इनको चाहिए फ्रेश वाटर, यानी कि ताजा पानी चाहिए। जैसे कहां कहां पाए जाते हैं? जैसे ये लेक्स में मिलेंगे आपको, झीलों में मिलेंगे, जैसे ये पौंड, तालाब वगैरह में मिलेंगे, जैसे ये आपको रिवर्स, नदियों में मिलेंगे। कहने का मतलब जो ठहरा हुआ पानी होता है ना, समुद्र का पानी तो ठहरा हुआ नहीं होता है ना, जो ठहरा हुआ पानी होता है ना उसमें पाए जाते हैं। नमकीन पानी में या खारा पानी में ये नहीं होंगे, वहां पे ये मर जाएंगे। तो आपको याद रखना है, ये झीलों में, ये तालाबों में मिल सकते हैं, ये नदियों में मिल सकते हैं एनिमल्स। ये भी एक्वेटिक हैं, पानी में ही यही रहते हैं, ये भी पानी में रहते हैं। लेकिन इनके बॉडी पे जो सेल्स होती हैं जो हल्का सा जहरीला सा लिक्विड छोड़ती हैं, उनको हम नीडोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट, इनका बॉडी लेवल कैसा है? तो इनमें सेल्यूलर लेवल प्रेजेंट है। इनमें सेल्यूलर लेवल प्रेजेंट है। एक तो इनके
शरीर का जो स्तर है वो कैसा है, वो कोशिकीय स्तर है। लेकिन ये वो एनिमल्स हैं जिनमें धीरे धीरे सेल्स आपस में जुड़कर टिश्यू लेवल बनाने लग गई थी, यानी कि इनमें उत्तक स्तर पाया जाता है। धीरे धीरे इनमें सेल्स आपस में जुड़ जुड़ के टिश्यूज बनाने लग गई। सिर्फ टिश्यू ही बनाया, ऑर्गन्स नहीं बने इनमें। इनमें अगर आपसे पूछ लेना कि ऑर्गन्स हैं क्या, क्या इनमें अंग पाया जाएगा, क्या इनमें किडनी, हार्ट, लीवर ये सब होंगे, आपको बताना है नहीं, ऑर्गन लेवल पे नहीं बना है ये सिर्फ किस लेवल तक, टिश्यू लेवल तक। तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा क्वेश्चन ये हो गया कि उस फाइलम का नाम बताओ जहां से टिश्यूज बनना शुरू हो गए थे, जहां से उत्तकीय स्तर शुरू हो गया था, टिश्यू लेवल शुरू हो गया था। तो वो कौन सा फाइलम है, दैट इज निडीरिया फाइलम। पहला क्वेश्चन ये बन गया बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया, हर लाइन में क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये कि भाई निडीरिया फाइलम के जीव जंतुओं में धीरे धीरे टिश्यूज बनना शुरू हो गए थे, उत्तक बनना शुरू हो गए थे, तो हम बोलते हैं इनका बॉडी लेवल कैसा हो गया, इनका बॉडी लेवल टिश्यू लेवल हो गया, इनका बॉडी टिश्यू लेवल हो गया है, राइट। लेकिन ऑर्गन्स अभी भी नहीं है। अगर आपसे पूछ ले क्या इनमें किडनी है, आपको कहना नहीं, इनमें किडनी नहीं बना, इनमें लंग्स भी नहीं बने हैं, ये सारे ऑर्गन्स नहीं बन पाए हैं अभी इनमें, क्योंकि ऑर्गन लेवल अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, चलो बात करते हैं कि मैम ये एक्सक्रीशन कहां से करते हैं। फिर अगर इनमें किडनी नहीं है तो ये एक्सक्रीशन कहां से करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे बच्चा ये उत्सर्जन बॉडी सरफेस से, जनरल बॉडी सरफेस, जो इनके शरीर का स्थायी क्षेत्र होता है ना, बॉडी सरफेस, उसी से ही एक्सक्रीशन कर देते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बच्चा कि अगर कोई हार्मफुल प्रोडक्ट इनके बॉडी में है तो उनको रिमूव कहां से करेंगे, इस तरीके से जनरल बॉडी सरफेस से ही बाहर निकाल देंगे। ये बॉडी का सरफेस है, यहीं से ऐसे बाहर निकाल देंगे उसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फिर इनमें जनन कैसे होता है, इनमें प्रजनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कौन सी प्रोसेस से होता है। तो याद रखिएगा इनमें रिप्रोडक्शन बडिंग प्रोसेस से होता है। बडिंग का मतलब होता है मुकुलन, मुकुलन, मुकुलन विधि से होता है। अच्छा, इससे पहले वाले में हमने रिप्रोडक्शन नहीं लिखा ना, वो भी लिखो चलो। पोरीफेरा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इन सब में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये जो जितने भी एग्जाम्पल लिखवाए हैं इनका पूछ ले आपसे कि इनमें रिप्रोडक्शन कौन सी प्रोसेस से होता है, इन सब में जनन या प्रजनन किस विधि से होता है, तो आपका बताना है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से। फ्रेगमेंटेशन देखो कैसे पूछेगा, एक एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा साइकन के रिप्रोडक्शन का प्रोसेस का नाम बताओ, विखंडन विधि से होता है। विखंडन क्या होता है, इस तरीके से मान लो कोई साइकन है, ठीक है, और इसका ये हिस्सा टूट के नीचे गिर गया, कोई भी हिस्सा, ये यहां से यहां से यहां से कहीं से भी टूट के गिर सकता है, और इससे नया एक साइकन बन गया ऐसे, तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, इसको बोलते हैं विखंडन। कोई खंड टूट के गिर गया और उससे नया एक एनिमल बन गया, तो रिप्रोड्यूस हो गया, प्रजनन हो गया। तो आपसे पूछेगा साइकन, स्पंज, बाथ स्पंज, यूप्लैक्टिला, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिला, इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो आपका बताना है इनमें फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से होता है, विखंडन विधि से होता है। विखंडन का मतलब होता है कोई भी एनिमल का किसी भी जगह से कोई पार्ट एक टूट के नीचे गिर गया और कुछ दिनों के बाद उसी पार्ट से एक नया का नया एनिमल बन गया, तो उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जबकि स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे आपके निडीरिया वाले एनिमल्स। पहले उनका एग्जाम्पल लिखो, निडीरिया में क्या क्या एग्जाम्पल आता है, चलो लिखिएगा। निडीरिया के एग्जाम्पल में सबसे मेन हाइड्रा। हाइड्रा का नाम सबने सुना है, हाइड्रा का नाम सुन रखा है ना। हाइड्रा दिखने में प्लांट जैसा होगा लेकिन प्लांट नहीं होता है। हाइड्रा एग्जाम में बहुत बार आता है
कि भैया जो हाइड्रा होता है वो कहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है कोरल्स। कोरल्स भी एग्जाम्पल आता है, बहुत बार एग्जाम में आता है कोरल। और एक होता है सी एनिमल्स, तो वो छोड़ो आप, ये दो एग्जाम्पल आपको मेन याद रखने हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ हाइड्रा कैसे दिखता है। चलो, ये रहा आपका निडेरिया फाइलम का हाइड्रा। ये रहा हाइड्रा, कुछ ऐसा दिखता है हाइड्रा। ये हाइड्रा है और ये आपका कोरल वगैरह होते हैं, ये आपके कोरल वगैरह होते हैं, ठीक है। ये जेलीफिश है, जेलीफिश भी यहीं पे आती है, अभी बताऊंगी थोड़ी देर के बाद। ये जेलीफिश है और ये हाइड्रा है, ये सी एनिमल्स है, ये कोरल्स होते हैं, ऐसे होते हैं दिखने में। आपको दिखने में भले ही अटपटे से लग रहे हैं, लेकिन दीज आर एनिमल्स, ये सारे एनिमल्स हैं, ये सारे जंतु हैं। तो जरा एग्जाम्पल लिख दो, हाइड्रा हो गया, कोरल हो गया और जेलीफिश हो गया। अब मैं जरा जेलीफिश के बारे में थोड़ी सी बात कर लूं। जेलीफिश का नाम तो सुना है ना। जेलीफिश को पहले निडीरिया फाइलम में रखा था, लेकिन बाद में इसके फाइलम को चेंज कर दिया गया। कहां पर? तो इसी से अगला फाइलम आता है जिसको टीनोफोरा फाइलम कहते हैं, वहां पे रख दिया गया था। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछे जेलीफिश के फाइलम का नाम बताओ, तो आपको ऑप्शन में देखना है, अगर निडीरिया लिखा हुआ है और टीनोफोरा नहीं है तो आप निडीरिया सही कर दोगे, और निडीरिया नहीं है, टीनोफोरा है ना, टीनोफोरा है, तो भैया आप टीनोफोरा को सही कर देना, राइट। पहले जेलीफिश को यही रखा गया था। बाकी आपको इस निडीरिया फाइलम में दो ही एग्जाम्पल मेन है, एक हाइड्रा और दूसरा कोरल, ये दोनों याद करने हैं। इससे पहले वाले में साइकन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और यहाँ पे हाइड्रा एंड कोरल। अब मैंने कहा हाइड्रा और कोरल का रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस से होता है? बडिंग प्रोसेस से। पता है बडिंग क्या होता है? मान लो इस तरीके से आपका कोई एक हाइड्रा है, इस हाइड्रा के इस हिस्से की ग्रोथ हो गई, सिर्फ यही हिस्सा, सिर्फ इस हाइड्रा का जो यही हिस्सा है वो ऐसे बाहर की तरफ ग्रोथ कर गया, आउटर ग्रोथ कर गया, ज्यादा ग्रोथ हो गई, इस हिस्से की वृद्धि ज्यादा हो गई, और कुछ दिनों के बाद ये हिस्सा टूट के नीचे गिर गया यहां से, और इससे वापस नया हाइड्रा बन गया, ऐसा का ऐसा। तो इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है जंतु के शरीर का कोई भी हिस्सा टूट के नीचे गिर गया, कहीं से भी, यहां यहां वहां कहीं से भी टूट के गिर गया और उससे नया जंतु बन गया, तो उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, उसको विखंडन कहते हैं। और हाइड्रा का जो बडिंग होता है, बडिंग का मतलब होता है एक बड बना, एक ही जगह की ग्रोथ हुई और वो बड जैसा बन गया, शाखा जैसा, मुकुलन जैसा बन गया, और फिर वही नीचे गिरा टूट कर, उसी से नया हाइड्रा बन गया, तो उसको बडिंग प्रोसेस कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है, दोनों आपको अच्छे से नोट डाउन करने हैं। तो बताओ, ये क्वेश्चन इसको स्टार कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत बार आता है कि हाइड्रा के रिप्रोडक्शन प्रोसेस का नाम बताओ, हाइड्रा में जनन कौन सी विधि के द्वारा होता है? आपको बताना है बडिंग प्रोसेस से। या पूछेगा बडिंग का एग्जाम्पल कौन कौन है, तो वहां पे कोरल और हाइड्रा आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। कोरल और हाइड्रा आपको देखने को मिल सकते हैं ऑप्शन में। बता दोगे? नीडोब्लास्ट सेल्स, हाँ जी बच्चा, अगर आपने इस हाइड्रा को, दिखने में भले ही हाइड्रा बड़ा सुंदर सा लग रहा है ना, लग रहा होगा ना सुंदर सा कि देखो मैम, अगर इसको टच किया ना तो यहाँ पे ऐसे जहर जैसा लिक्विड छोड़ेगा और आपके हाथ वाथ में खुजली, आपकी स्किन उतरने लग जाएगी, ऐसी सी प्रॉब्लम होने लग जाएगी। दिखने में सुंदर लग रहा है लेकिन है नहीं, टच करने पे सुंदर नहीं लगेगा। तो जेलीफिश, हाइड्राज, सी एनिमल्स एंड कोरल्स यहीं पे आते हैं। ये सारों की फोटो भी है, मैं फोटो इसीलिए साथ में लेके आई हूं कि भैया आपको देखने में अच्छी लगे, तो शायद आपको जल्दी याद हो जाए, है ना, शायद आपको जल्दी याद भी हो जाए, देखने में अच्छी लगे तो। ठीक है, दो फाइलम हो गए, तीसरा फाइलम चले। तीसरा फाइलम निडीरिया से ही निकला हुआ है, जिसको टीनोफोरा फाइलम कहते हैं। 3 नंबर पे आता है स्टूडेंट्स टीनोफोरा।
लिखा जाएगा सी से, प्रोनाउंस किया जाता है टी से। टीनोफोरा, सेम नाम हिंदी में है टीनोफोरा। देखो स्टूडेंट्स क्या किया, जो निडीरिया फाइलम था ना, उसी से कुछ जीवों को हटा के टीनोफोरा में रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि उनके बॉडी में चमक थी, उनके शरीर में ब्राइटनिंग थी, ब्राइटनेस थी। ब्राइटनेस का मतलब क्या होता है? चमक। वो चमक रहे थे, चमकीले थे, चमकीले थे, चमक पैदा कर रहे थे, चमक पैदा कर रहे थे। बाकी सारे उनके करैक्टर वैसे ही थे जैसे आपके निडीरिया फाइलम में थे, लेकिन इनके बॉडी से एक हल्की सी लाइट प्रोड्यूस हो रही थी। लाइट या ब्राइटनेस, आप यहाँ पे लाइट भी लिख सकते हो। प्रकाश या ब्राइटनेस का मतलब है चमक पैदा हो रही थी, जिसको साइंस में तो बायोलुमिनेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इनके बॉडी से ब्राइटनेस या लाइट एमिट हो रही थी, चमक पैदा हो रही थी। इसीलिए हमने यहाँ के जीव जंतुओं को कहाँ पर डाल दिया? हमने टीनोफोरा में डाल दिया। और ये वाले जो जीव जंतु थे ना, ये भी एक्वाटिक थे, ये भी एक्वाटिक थे, यानी कि ये भी किस में जिंदा रहेंगे? पानी में। देखो अभी तक धरती पे कोई जीव नहीं आया इनमें से, ये सब कहाँ रह रहे हैं? ये सब पानी के अंदर जिंदा रह रहे हैं। तो ये भी जलीय जीव थे, और ये तो दोनों प्रकार के पानी में रह सकते थे। लिखिएगा, इनको आप फ्रेश वाटर में डाल दोगे तो भी जिंदा रहेंगे। फ्रेश वाटर का मतलब है वही नदियों का, झीलों का, तालाबों का पानी, या हमारे घर में टैंक वगैरह में डाल दोगे तो भी जिंदा रहेंगे। और साथ में आप इनको मरीन वाटर में भी डाल दो, मरीन वाटर में भी डाल दो तो भी जिंदा रहेंगे। ये समुद्री पानी में भी जिंदा रह जाएंगे। लेकिन बच्चों, इससे पहले वाले फाइलम में मैंने बताया था, ये सिर्फ और सिर्फ जो निडीरिया फाइलम के जीव जंतु होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब साइड में आप एक नोट्स बना के लिखो, एग्जाम में आता है कौन कौन से फाइलम के जीव जंतु सिर्फ और सिर्फ समुद्री पानी में जिंदा रहते हैं। जो खारे पानी में जिंदा रहते हैं वो कौन कौन से फाइलम के जीव होते हैं। जो सलाइन वाटर में या मरीन वाटर में रहते हैं वो कौन कौन से। नंबर 1 पे लिखना पोरीफेरा, ये क्वेश्चन आता है, मैं इसको इसीलिए बॉक्स में बनवा के लिखवा रही हूँ। नंबर 1 पे लिखो, जो पोरीफेरा संघ होते हैं उनके जीव जंतु सिर्फ और सिर्फ समुद्री पानी में रह सकते हैं। दूसरा लिख दो टीनोफोरा, टीनोफोरा। अब तीसरा यहां पे क्या लिखोगे? तीसरा आपको लिखना है हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। ये पढ़ाया नहीं है, आगे आएगा, लेकिन क्वेश्चन बन रहा है तो मैंने यहीं पे नोट डाउन करवा दिया है। हेमिकॉर्डेटा। और एक होता है इकाइनोडर्मेटा, जिसमें स्टारफिश आती है, वो भी तो समुद्र में ही हो रहती है ना। इकाइनोडर्मेटा, सेम नाम हिंदी में लिख दो, इकाइनोडर्मेटा। ये 4 फाइलम ऐसे हैं जिनके जीव जंतु सिर्फ और सिर्फ सलाइन वाटर या मरीन वाटर में जिंदा रहते हैं। लिख दीजिए। लिख दिया? समझ में आ गया है? शाबाश अबे दहरिया, शाबाश। ब्लॉक करवा दूंगी मैं यहां से, ठीक है? हो गया। तो ये भी मरीन वाटर में रह सकते हैं, ये भी मरीन वाटर में रह सकते हैं। ये 4 फाइलम के जीव हैं जो मरीन वाटर में रह सकते हैं। अब सुनो जरा, ये जो एनिमल्स होते हैं टीनोफोरा एनिमल्स, ये एनिमल्स कार्निवोरस भी होते हैं। ये कार्निवोरस होते हैं, और कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी। ये मांसाहारी जीव जंतु होते हैं। अब मांसाहारी का मतलब ये नहीं है कि इंसान को खा जाएंगे, मांस को खा जाएंगे, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बच्चा, इसका मतलब है कि कार्निवोरस का मतलब है कि अगर समुद्र में छोटे मोटे कोई कीड़ा वीड़ा जीव जंतु आ गया, उसको खा के ये जिंदा रहते हैं। समुद्र के अंदर तो बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे मोटे जो आपके कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनको खा के ये जिंदा रहते हैं। ये कार्निवोरस होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं।
और साथ में आपको बताना है कि ये जो होते हैं ना, इनमें हल्की फुल्की गति होने लग गई थी। दे आर मोटाइल। मोटाइल का मतलब है इनमें गति होने लग गई थी, ये चल सकते थे, इनमें हल्का फुल्का मूवमेंट होने लग गया था। और ये मूवमेंट किसकी हेल्प से करते थे? सीलिया की हेल्प से। ये मूवमेंट करते थे सीलिया की हेल्प से। अब मैम ये सीलिया क्या होती है? ऐसे जैसे कंगे के दाने होते हैं ना, ऐसी स्ट्रक्चर होती है सीलिया, ऐसी ऐसी। और इनकी हेल्प से ये मूवमेंट कर सकते थे, इनकी हेल्प से ये मूवमेंट कर सकते थे, राइट। तो इनके बॉडी में एक लाइट या ब्राइटनेस पैदा होती है जिसको बायोलुमिनेंस भी कहते हैं। ये भी समुद्री पानी में रहते हैं, लेकिन ये कार्निवोरस होते हैं बच्चा। समुद्र के अंदर अगर छोटा मोटा कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाता है ना, तो उसको खा जाते हैं। दे आर कार्निवोरस। और ये हल्की फुल्की गति भी कर सकते हैं। तो ये गति का मतलब पानी में रहते हैं तो कोई भागेंगे थोड़ी ना, तैरना। गति का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चा? गति का मतलब है तैरना। ये स्विम कर सकते थे। अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो समुद्र की गहराई में रहते थे नीचे, और वो चट्टानों से लगे हुए थे। ये ऊपर आके तैरना सीख गए थे, ये स्विमिंग सीख गए थे, स्विम कर सकते थे। किसकी हेल्प से? सीलिया की हेल्प से। सीलिया की हेल्प से ये स्विमिंग करना शुरू कर दिए थे। एग्जाम्पल्स आर मेन। एग्जाम्पल मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि हमने जेलीफिश को वहां से उठा के यहां रख दिया। क्यों? क्योंकि जेलीफिश के शरीर में चमक होती है। अभी देखिए आपने जेलीफिश, और जेलीफिश ना कार्निवोरस होती है, छोटे मोटे कीटों को, मकोड़ों को खा के जिंदा रह लेती है। और दूसरा आपको बताना है बच्चा कि जो जेलीफिश होती है वो स्विम भी कर सकती है। बाकी यहाँ पे आती हैं कोम्ब जेलीज। कंगा होता है ना, कंगे की जैसी जेलीज होती हैं यहाँ पे, वो सारी यहीं पे आती हैं। कोम्ब जेलीज, जेलीफिश। जेलीफिश आप देखोगे ना पानी के अंदर, तो पता है क्या होता है? जेलीफिश ऐसे तैरती हुई दिखेगी। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये रहा जेलीफिश, दिख रहा है? ये रहा जेलीफिश, पानी के अंदर तैरता हुआ दिख रहा होगा आपको। जबकि ये हाइड्रा, ये सब स्टेबल होते हैं। तो ये जेलीफिश है, ये पानी के अंदर स्विम कर रहा है। और ये देखो इसके बॉडी में हल्की सी लाइट एमिट हो रही है, ये लाइट प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से इसके शरीर में चमक पैदा हो रही है। और दूसरा यहाँ पे जो एग्जाम्पल आता है वो आता है, ये रहा। इनको कोम्ब जेलीज कहते हैं। ये देखो ना, कंगे का जैसा लग रहा है ना, जैसे कंगा हो। ये नहीं लग रहा ऐसे कंगा, ये सीलियास हैं। ऐसे कंगे की जैसे नहीं दिख रही, ऐसे। तो इनको हम कॉम्ब जेलीज कहते हैं। एक और ये रहा जेली। तो ऐसी जेलीज जो लाइट प्रोड्यूस करती हैं और जो कार्निवोरस होती हैं, उनको हमने यहां पे रखा है। अब स्टूडेंट्स मेरी एक बात सुनना, जेलीफिश में भले ही इसके पीछे फिश लगा है, लेकिन जेलीफिश फिश नहीं होती है, ये फॉल्स फिश होती है। अब फॉल्स फिश का मतलब झूठी मछली होता है। तो जरा नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, मैं आपको एक चीज पढ़ा दूं आज। देखो, एक होता है फॉल्स फिश, झूठी मछली, ठीक है, या असत्य मछली। एक होता है ट्रू फिश, सच्ची मछली। अब बच्चों सुनो, ट्रू फिश क्या होती है? ट्रू फिश वही होती हैं जिनको हमने मैमल्स की पाइसस क्लास में रखा है, जिनको हमने पाइसस में रखा है। यहां पे पढ़ेंगे ना हम, इसमें जितने भी एग्जाम्पल पढ़ाऊंगी वो सारी सच्ची मछलियां हैं, वो ट्रू फिश है, ठीक है। और ये पाइसस क्लास किस में आती है? मैमल्स में आती है, ठीक है। मैमल्स, सॉरी कॉर्डेटा, नॉट मैमल्स, मैमल्स नहीं लिखना, ओह सॉरी मैमल्स नहीं, कॉर्डेटा फाइलम की, कॉर्डेटा फाइलम की, कॉर्डेटा का मतलब होता है कशेरुकी, कशेरुकी संघ की जो पाइसस क्लास होती है ना, पाइसस को हिंदी में बोलते हैं मत्स्य। मत्स्य क्लास में जो आती है, मत्स्य वर्ग में जो मछलियां आती हैं, सिर्फ वही सच्ची मछलियां हैं। उसके अलावा किसी और फाइलम में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। मैंने कहा कि जो कॉर्डेटा फाइलम है, 11 नंबर पे मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में, तो 11 नंबर पे जो कॉर्डेटा फाइलम है
उसकी पाइसस क्लास में, उसके मत्स्य संघ में जो जो मछलियां होंगी एग्जाम्पल में, वही ट्रू फिश होंगी, वही ट्रू फिश होंगी। ठीक है, वही ट्रू फिश होंगी। इसके अलावा आप कहीं पर भी कोई मछली के नाम में फिश देख रहे हो या मछली जैसी दिखने में लग रही है, वो सारी फॉल्स फिश होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी बोला जेली फिश, आपको दिखने में भले ही लग रहा होगा पानी में रह रही होगी, मछली जैसी होगी, लेकिन क्या ये सच्ची मछली है? क्या ये ट्रू फिश है? नहीं है, क्योंकि ट्रू फिश कौन सी होगी? जो कॉर्डेटा की पाइसस क्लास में आएगी। ऐसे ही आगे मैं आपको बताऊंगी स्टार फिश। स्टार फिश आती है इकाइनोडर्मेटा फाइलम में। अब बच्चा, ये भी फॉल्स फिश हो गया। ऐसे ही आता है डॉल्फिन, ऐसे ही आता है व्हेल मछली। ये सारी झूठी मछलियां हैं। ठीक है, आपको दिखने में लग रही होगी मछली जैसी, या इनके नाम में फिश आ रहा होगा, लेकिन ये सच्ची मछलियां नहीं है। तो एग्जाम में आता है, क्या जेलीफिश ट्रू फिश है? या कॉम्ब जेलीफिश कंगे के जैसी जो होती हैं वो ट्रू फिश है? आपको बोलना नहीं, ये फॉल्स फिश है। स्टार फिश का तो बहुत बार एग्जाम में आता है कि क्या स्टार फिश ट्रू फिश है? आपको बोलना नहीं, ये झूठी मछली है। ठीक है, आपसे पूछे डॉल्फिन सच्ची है या झूठी है? झूठी है। वेल मछली सच्ची है, झूठी है? झूठी है। तो सच्ची मछली कौन सी होंगी? जो यहां पे आती है। अब मैं ये आगे पढ़ाऊंगी ना, 1-2 क्लास के बाद ये आ जाएगा, तब पता लगेगा कि जिस जिसको हमने पाइसेस में रखा है वही सच्ची मछली है, क्योंकि उसी में सच्ची मछलियों वाले कैरेक्टर हैं, बाकी किसी में है ही नहीं है लक्षण, सिर्फ उसी में ही कैरेक्टर हैं सच्ची मछलियों वाले। अब ऐसा थोड़ी है कि जो पानी में तैर रहा है वो मछली होगी, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, नहीं ना। तो इसीलिए याद रखिएगा कि जो कॉम्ब जेलीज होती हैं, जो जेली फिश होती हैं, वो फॉल्स फिश होती हैं। और इनके फाइलम का नाम क्या है? इनके फाइलम का नाम टीनोफोरा है। तो हमने आज 3 फाइलम पढ़ा। कौन कौन सा? अब जरा क्वेश्चंस देख ले, कौन कौन से क्वेश्चंस जब से ज्यादा आ सकते हैं। जिनके शरीर पे छेद होते हैं, जो सबसे पुराने फाइलम वाले होते हैं, और जो समुद्र के पानी में रहते हैं, और जिनमें गति नहीं होती है, जो चट्टानों से लगे हुए होते हैं, और जिनमें रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा होता है, वो क्या होते हैं? वो पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं। उनके शरीर पे छेद पाए जाते हैं और इसलिए हम उनको पोरीफेरा फाइलम में रखते हैं। एग्जाम्पल मैंने मेन बताए हैं, साइकॉन, स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिला, यूप्लैक्टेला, बाथस्पॉन्ज। नेक्स्ट, जिनको टच करोगे तो हल्का फुल्का टॉक्सिन, जहर जैसा चीज निकलेगा जो आपकी स्किन पे इंफेक्शन कर देगा, और जो फ्रेश वाटर में मिलेंगे और जिनके बॉडी में हल्का हल्का टिश्यू लेवल बनना यहां से शुरू हो गया है, लेकिन ऑर्गन्स अभी भी नहीं बने हैं इनमें। इनमें किडनी, लीवर, इन सब का अभाव अभी भी है, और जिनमें रिप्रोडक्शन बडिंग प्रोसेस से होता है, मुकुलन प्रोसेस से होता है, उनको हम निडीरिया फाइलम में रखते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाइड्रा। हाइड्रा एंड कोरल। हाइड्रा के रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आता है। तीसरा फाइलम टीनोफोरा, जिनके शरीर से हल्की सी ब्राइटनेस, चमक पैदा होती है। ये भी एक्वेटिक होते हैं, ये नॉर्मल पानी में और समुद्री पानी दोनों में रह सकते हैं, लेकिन ये कार्निवोरस होते हैं और इनमें हल्का फुल्का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से ये स्विम कर सकते हैं, ये तैर सकते हैं पानी पे। और इनके शरीर से क्या निकलता है? इनके शरीर से लाइट प्रोड्यूस होती है, ब्राइटनेस प्रोड्यूस होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम बायोल्यूमिनेंस भी कहते हैं, राइट। और एग्जाम्पल में जेलीफिश और कॉम्ब जेलीज। क्या जेलीफिश एक सच्ची मछली है? नहीं, ये झूठी मछली है। और ये 4 वो फाइलम बताए मैम ने जिसके जीव जंतु सिर्फ और सिर्फ समुद्री पानी में रह सकते हैं, जो खारे पानी में, जो मरीन वाटर में, सलाइन वाटर में रह सकते हैं। तो ये 3 फाइलम हमने आज पढ़ लिए। अब 3 हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में पढ़ लेंगे, फिर 3 हम उससे नेक्स्ट में पढ़ लेंगे, और ऐसे कर करके हम 3 क्लास के बाद ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे। ये थोड़ा टफ चैप्टर की कैटेगरी में आता है, आई एग्री, लेकिन जब आप नोट्स बना लोगे, 1-2 बार इनकी फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ, लिखवा रही हूँ आपको साथ में,
तो कोई टफ नहीं है चीजें, ठीक है, फिर कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट में हम 3 पढ़ेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज एंड 6 नंबर पे आ जाएगा एनीलिडा। ये 3 हम नेक्स्ट में पढ़ लेंगे। फिर मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हामीडर्मेटा, ये उससे अगले में पढ़ लेंगे। फिर कॉर्डेटा वगैरह में लास्ट क्लास में, हो सकता है 2 क्लास में भी, 2 वीडियो सेशन में खत्म हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।